प्रिय छात्रों, विदेह आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरी ये संस्था ऑनलाइन माध्यम से मैथिली ऑप्शनल यूपीएससी के लिए कक्षाएं संचालित करती हैं और दिल्ली में मैं रहता हूं। अगर आपको मैथिली भाषा एवं साहित्य से संबंधित यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई भी समस्या आती हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें और विदेह आईएएस दिल्ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैथिली भाषा एवं साहित्य से संबंधित जो भी समस्या आपको होगी मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैथिली भाषा एवं साहित्य जो है बहुत ही अंकदायी विषय है और इससे जो है छात्रों को बहुत अच्छे नंबर आते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते आप सही मार्गदर्शन के तहत अगर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चय ही बहुत कम समय में आपकी तैयारी इसकी हो जाएगी और अन्य वैकल्पिक विषयों की अपेक्षा इसमें आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। पर दुर्भाग्य से अभी तक इस दिशा में जैसी पहल होनी चाहिए थी वैसी अभी तक हुई नहीं है। तो आप बेझिझक इस सब्जेक्ट को रखिए और आईएएस बनने का जो आपका सपना है उसको साकार कीजिए। मैं मैथिली भाषा एवं साहित्य का जो द्वितीय पत्र है उसमें जो पद्य खंड है उसमें एक महाकाव्य है कीचक वध। उस कीचक वध में स्वप्रसंग व्याख्या भी पूछे जाते हैं और उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पर ऐसा देखने में आया है कि छात्र कीचक वध से जो प्रश्न आते हैं उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कठिन है, इससे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इसलिए उसको सोल्व नहीं करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, यह बहुत ही आसान है। आप इसको अगर समझ लेंगे तो फिर प्रश्न लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको अच्छे अंक भी आएंगे। कीचक वध जो है एक महाकाव्य है। मैथिली साहित्य में कीचक वध से पूर्व भी कई महाकाव्य लिखे गए। आधुनिक महाकाव्य जो है मैथिली साहित्य में संस्कृत महाकाव्य लिखने की जो प्रणाली थी उसी का अनुसरण करते हुए इसमें महाकाव्य लेखकों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है। जैसे चंदा झा रचित मिथिला भाषा रामायण, लाल दास रचित रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, मुंशी रघुनंदन दास का सुभद्रा हरण, कविशेखर बद्रीनाथ झा की एकावली परिणय, आचार्य सुरेंद्र झा सुमन की दत्तवती जो आपके सिलेबस में है। ये सारे महाकाव्य लिखे गए हैं मैथिली साहित्य में और इसकी जो महाकाव्य विधा है उसको ये सारी रचनाएं जो हैं मिलकर महाकाव्य विधा को समृद्ध करती हैं। पर उन सब में ये कीचक वध जो है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके जो कवि हैं प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, उन्होंने इसमें एक नया प्रयोग किया है। महाकाव्य का जो ढांचा है और उसकी जो विशेषताएं हैं वो सारे तो इसमें हैं ही, उन सब का तो सफल प्रयोग इसमें हुआ ही है। पर इसमें नवीनता है और साथ ही संतुलन है। संतुलन किन अर्थों में है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, जो कोई भी जो साहित्यिक रचना होती है, खास करके काव्य जो होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष जो है, अगर किसी काव्य की या महाकाव्य की कह लीजिए, अगर भाव पक्ष उसका शरीर है तो कला पक्ष जो है उसके अलंकरण है। जैसे किसी मूर्ति को बना करके उसे सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसे आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है,
और वो मूर्ति बहुत सुंदर लगती है दिखने में, उसी तरह कला पक्ष जो है वो शरीर रूपी जो भाव पक्ष है महाकाव्य का, उसका अलंकरण है उसका कला पक्ष। तो भाव पक्ष की दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस महाकाव्य में क्या है, घटना विन्यास में संतुलन। अब इसमें क्या कथा है, इसकी कथा वस्तु जो है वो क्या है, महाभारत के विराट पर्व से इसको लिया गया है। चूँकि अधिकतर महाकाव्य जो हैं वो पौराणिक कथा पर आधारित है, तो इसमें भी पौराणिक कथा जो है महाभारत की, उसको लिया गया है विराट पर्व से। और विराट पर्व में पांडवों का जो अज्ञातवास है 1 वर्ष का, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास जो था वो समाप्त होने के उपरांत 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों ने विराट राज के दरबार में शरण लिया हुआ था और छद्म वेश में अलग अलग नामों से वो पांडव और द्रौपदी वहाँ रहते थे। तो वो जो अज्ञातवास का उनका काल था, उसमें जो घटनाएं घटित हुई उसको ही कवि ने कथा के माध्यम से, महाकाव्य के माध्यम से इस छोटी घटना को एक बृहद रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये भी जो क्या है, इस छोटी घटना को बृहद रूप में प्रस्तुत करना उनकी जो वर्णन क्षमता है कवि की, उसका परिचायक है। और इसमें जो घटनाएं दर्शाई गई हैं वो तो महाभारत पर आधारित है, पर इसमें मौलिकता क्या है, भाव पक्ष के अंतर्गत ये घटना विन्यास में क्या है मौलिकता, जो पात्रों का चरित्रांकन किया गया है वो बहुत ही विलक्षण तरीके से किया गया है। और घटनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है बहुत रोचक तरीके से किया गया है। और घटनाओं का की जो प्रस्तुतिकरण हुई है कवि के द्वारा, उसमें संतुलन है। ऐसा नहीं है कहीं से भी अस्वाभाविक नहीं लगता है, और उसमें जो है एक प्रवाह बना हुआ है, रोचकता शुरू से अंत तक जो है वो बनी हुई है। दूसरी विशेषता जो है, पात्रों का जो चरित्रांकन है उसमें स्वाभाविकता देखने में आती है। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि पात्रों को जो है जैसे तैसे प्रस्तुत कर दिया गया है, एक तरह से थोप दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। पात्रों के चरित्रांकन में स्वाभाविकता दिखाई देती है। तीसरा जो है, भावों का सफल प्रस्तुतिकरण। कवि ने जो अपने भाव प्रस्तुत किए हैं वो बिल्कुल सफल रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं से भी बनावटीपन नज़र नहीं आता है। और जो कथा वस्तु है वो कृत्रिम नहीं बल्कि एकदम स्वाभाविक लगता है। ये मैथिली की एक और महाकाव्य है एकावली परिणय, जो मैंने अभी आपको बताया, कवि शेखर बद्रीनाथ झा की। तो उस महाकाव्य की अगर कीचक वध के साथ तुलना करें, क्योंकि अगर आप साहित्य के छात्र हैं और यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हर एक एंगल की जानकारी होनी चाहिए। अब कोई विधा है, उससे उसकी जो कोई रचना है, उससे पहले जो रचना हुई या बाद में जो रचना हुई, उन सब का तुलनात्मक आपको दृष्टिकोण पता होना चाहिए, तभी आप संतुलित उत्तर, एक जो है एग्जैक्ट आंसर जो है आप लिख पाएंगे। तो एकावली परिणय जो है कवि शेखर बद्रीनाथ झा की, वो भी एक महाकाव्य है। उसे भी एक महाकाव्य, सफल महाकाव्य कह सकते हैं, पर उसमें एक दोष है और वो एक बहुत बड़ा दोष है। वो क्या है कि भाव पक्ष के अंतर्गत जो पात्रों का और घटना तथा कथा वस्तु का जो उसमें वर्णन किया गया है उसमें असंतुलन है। पात्रों के चरित्रांकन में स्वाभाविकता नहीं है।
एकावली नायिका है, उसका नायक जो है एकावली का अपहरण राक्षस कर लेता है। नायक के बाल्यावस्था, युवावस्था आदि का उसमें वर्णन है। और राक्षस जब नायिका का अपहरण कर लेता है तो राक्षस को मारकर नायक नायिका को मुक्त करता है, फिर उसके साथ विवाह करता है। बस यही कथा है। उसी को अत्यंत विस्तार के साथ जो है कवि ने महाकाव्य में वर्णन किया है। पर पात्रों के चरित्रांकन में न तो स्वाभाविकता है, घटनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी उसमें संतुलन का अभाव है। तो ये सारे दोष जो है उसमें हैं। इसलिए उसकी तुलना अगर कीचक वध से करते हैं तो कीचक वध भाव पक्ष के अंतर्गत जो है वो बहुत ही सफल रूप से प्रस्तुत होता है। और इसमें जो इसकी जो चौथी विशेषता है, पात्रों के भावों का मनोवैज्ञानिक वर्णन। इसमें जो पात्र हैं, खास करके स्त्री पात्र, सुदेशना जो विराट राज की पत्नी है, महारानी सुदेशना के मनोभाव का चित्रण तथा द्रौपदी के मनोभाव का चित्रण कवि ने बहुत ही विलक्षण और मार्मिक तरीके से किया है। नारी हृदय की जो विवशतापूर्ण कातरता होती है, जब नारी को किसी बात के लिए बाध्य किया जाता है, विवश किया जाता है, तब उसका कैसा मनोभाव होता है, कवि ने इसका जो है अत्यंत स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से चित्रण महाकाव्य में किया है। खास करके चतुर्थ सर्ग में, यह महाकाव्य जो है 10 सर्गों में विभाजित है, तो इसका चतुर्थ सर्ग जो है उसमें द्रौपदी के मनोभाव का जो चित्रण कवि ने किया है, उसके अंतर्द्वंद का प्रस्तुतिकरण कवि ने जिस तरीके से किया है वह मैथिली साहित्य में एक दुर्लभ वस्तु जो है वो नजर आती है। चतुर्थ सर्ग में जब महारानी सुदेशना द्रौपदी को कीचक के कक्ष में जाने के लिए बाध्य करती है तो उस समय द्रौपदी फ्लैशबैक में चली जाती है और अपने अतीत को याद करने लगती है। और उस समय जो कवि ने जो पंक्तियाँ लिखी है उसमें कवि द्रौपदी के मुंह से, द्रौपदी अपने मन में सोचती है, क्षत्रिय पुत्री वीर नारी निर्भय हम जाइ छी कीचकक गे। इस प्रकार से जो कवि ने वर्णन किया है वो द्रौपदी के आत्मविश्वास और उसकी जो आत्मदीप्ति है उसको दर्शाता है। शार्दुला की कखनो त्रास पावे जम्बुकक। अब शार्दुला सिंघनी को कहते हैं और जम्बुक कहते हैं सियार को। तो कवि ने महाकाव्य की जो भाषा होनी चाहिए उसको भी अपनाया है। ऐसा नहीं कि सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे मनबोध के कृष्ण जन्म में ठेठ ग्राम्य शब्दावली का प्रयोग मनबोध ने किया है। चंदा झा रचित मिथिला भाषा रामायण में भी देखें तो बहुत जगह आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जबकि ऐसा माना जाता है कि अगर महाकाव्य है तो उसमें सुसंस्कृत और परिष्कृत शब्दों का ही प्रयोग होगा। शार्दुला की पावे त्रास जम्बुकक की ज्वलित तप्त अंगार त्रिंचय सकै झाँप की चंपकवास भ्रमर तुच्छ को सकै कतहु उपभोग। तो इस तरह से कवि ने जो प्रस्तुतिकरण किया है मनोवैज्ञानिक तरीके से पात्रों का, वह बहुत ही नवीन है और मैथिली साहित्य के लिए मौलिक है। अब इसमें इसका जो कला पक्ष है
कला पक्ष के अंतर्गत जो है वो भाषा शैली आती है। भाषा शैली में मैंने अभी आपको बताया कि कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत कठिन नहीं है, उसे अगर अर्थ लगाया जाए तो पाठक को बहुत जल्दी उसका अर्थ पता चल जाता है। जबकि अगर आप एकावली परिणय का मैंने उदाहरण दिया, उसी महाकाव्य को देखें तो उसमें संस्कृत निष्ठ समासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और इतने कठिन शब्द हैं कि सामान्य पाठक तो उसका अर्थ लगा ही नहीं सकते। इसीलिए एकावली परिणय में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको आलोचकों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है एकावली परिणय को। पर कीचकवध में भाषा शैली सरल रूप से अपनाई गई है, सरल भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। साथ ही परिष्कृत शब्दों का भी उसमें ध्यान रखा गया है ताकि महाकाव्य की जो गरिमा हो वो बरकरार रहे। दूसरी जो इसकी कला पक्ष के अंतर्गत विशेषता है वो है छंद। छंद का प्रयोग जो है इसमें मौलिक रूप से किया गया है। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी कवि प्रोफेसर तंत्रनाथ झा ने अमित्राक्षर छंद को पहली बार अपनाया। अमित्राक्षर छंद, इसको मैथिली साहित्य में पहली बार अपनाया। और ये अमित्राक्षर छंद जो है वो अंग्रेजी साहित्य से लिया गया है। कवि ने इसको अंग्रेजी साहित्य से लिया गया है, अंग्रेजी साहित्य से लिया है। अंग्रेजी साहित्य में इस छंद का प्रयोग होता है और इसको जो है ब्लैंक वर्स बोलते हैं। तो इसी ब्लैंक वर्स को, अमित्राक्षर छंद को कवि ने अपने कविता में अपनाया है। हालांकि इसमें भी एक दोष है महाकाव्य में, कीचकवध में। वो क्या है कि महाकाव्य का जो खाका होता है उसमें एक जगह ये भी उसके अनुरूप नहीं है। ये कहाँ नहीं है? महाकाव्य के क्या क्या गुण होते हैं? महाकाव्य में मंगलाचरण होना चाहिए, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है महाकाव्य। ऋतु वर्णन, इसमें जो है ऋतु वर्णन भी होता है। विशालता, महाकाव्य विशाल होता है। तो इसमें कीचकवध में जो है मंगलाचरण भी है, ऋतु वर्णन भी है। और ऋतु वर्णन जो है वो ऐसे ही नहीं कि जहाँ तहाँ ऋतु वर्णन कर दिया गया है वर्णन विस्तार के लिए, केवल वर्णन करने के लिए ही ऋतु वर्णन बहुतायत में कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। ऋतु वर्णन जहाँ भी किया गया है वो जो प्रसंग है, जो घटना है, जो दृश्य है, उसकी पृष्ठभूमि निर्मित करने के लिए ऋतु वर्णन किया गया है। तो कहीं से भी इसमें महाकाव्य में शिथिलता आपको नज़र नहीं आएगी, कहीं से भी बोझिल नज़र नहीं आएगा। यही इसकी विशेषता है। साथ ही विशालता की अगर बात करें तो ये 10 सर्गों में विभाजित है। 10 सर्ग, 8 सर्ग कम से कम होने चाहिए, ये 10 सर्ग में विभाजित है। इस मानक पर भी ये खरा उतरता है। सर्गबद्धता होनी चाहिए, तो इसमें भी सर्गबद्धता है, 10 सर्ग में है। छंद, और छंद भी है इसमें, अलंकार भी है, शब्दालंकार और अर्थालंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है और सार्थक और सहज तरीके से हुआ है। पर मैं जो बता रहा था कि इसमें छंद जो है, महाकाव्य में जो छंद होते हैं वो सर्ग के अनुसार छंदों का परिवर्तन होता है। जैसे एक सर्ग में एक छंद है या एक प्रसंग है तो उसमें एक छंद है, अगले प्रसंग में वो छंद बदल जाता है। जैसे आप मिथिला भाषा रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे
प्रसंग के अनुसार और सर्ग के अनुसार छंद परिवर्तन हुआ है। पर इस कीचक वध में जो है वो एक ही छंद पर पूरे महाकाव्य की रचना की गई है। अमित्राक्षर छंद में ही पूरा महाकाव्य लिखा गया है। और ये अमित्राक्षर छंद में जो लिखा गया है तो ये नहीं कि जैसे तैसे महाकाव्य को लिख दिया गया है एक प्रयोग करने के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं है। छंद प्रयोग में भी कवि ने संतुलन अपनाया है। अमित्राक्षर छंद का प्रयोग जो हुआ है वो प्रसंग और घटना के अनुसार बहुत ही सहज, संतुलित और स्वाभाविक तरीके से इस छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। इसीलिए इसको जो है मैथिली साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी गई है, कीचक वध को। अब इसमें जो स्वप्रसंग व्याख्या आता है 10 नंबर का, उसमें क्या है कि आपको पुस्तक मोटा मोटी एक दो बार पढ़ लेनी होगी, क्योंकि जब आप स्वप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो इसका स्वप्रसंग व्याख्या लिखने का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। उस स्ट्रक्चर पर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक आएंगे ही। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सर्ग का जिक्र करना होगा कि ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किस सर्ग से ली गई है, किस प्रसंग में ली गई है। अब किस प्रसंग में ली गई है तो जब तक सर्ग आपको याद नहीं रहेगा, सर्ग जैसे ही याद रहेगा किस सर्ग से ये ली गई है तो प्रसंग भी आपको याद आ जाएगा। तो इसीलिए मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि 10 सर्गों में जो ये विभाजित है कीचक वध, किस सर्ग में क्या है। प्रथम सर्ग जो है इसका, उसमें वर्णन है कि पांडव विराट राज के दरबार में आश्रय लेते हैं, छद्म नाम से भेष बदलकर विभिन्न नामों से रहते हैं। और दूसरे सर्ग में उसमें जो है सैरंध्री नाम से द्रौपदी महारानी सुदेशना की दासी के रूप में रहती है। दूसरे सर्ग में राजमहल का जो अंतःपुर है, उसकी जो वाटिका है, उसका जो गार्डन है, उसमें महारानी सुदेशना अपने दासियों के साथ और सखियों के साथ झूला झूल रही है। वहाँ द्रौपदी भी है। झूला झूलने के बाद महारानी सुदेशना अन्य दासियों के साथ महल में चली जाती है और पीछे पीछे जब द्रौपदी भी जाने लगती है तभी कीचक जो महारानी सुदेशना का भाई है और विराट राज का सेनापति है, वह वहाँ आ जाता है। वह एक कामुक व्यक्ति है। वह जब द्रौपदी को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और अपना कुत्सित प्रणय निवेदन द्रौपदी को करता है। उस पर द्रौपदी उसे फटकारती है और महल वापस चली जाती है। तृतीय सर्ग में कीचक महारानी सुदेशना को, उसके मन में जो कुत्सित विचार है उसको द्रौपदी के प्रति, उसको सुदेशना के समक्ष प्रकट करता है, जिस पर महारानी सुदेशना उसे फटकारती है। पर बाद में वह महारानी सुदेशना को जब भटकाता है, जब उसको अपने शब्द जाल में फंसा लेता है, तब महारानी सुदेशना द्रौपदी को कीचक के कक्ष में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। और चौथा सर्ग जो है उसमें महारानी सुदेशना द्रौपदी को कीचक के कक्ष में जाने के लिए कहती है। वहाँ से मदिरा पात्र महाराज के लिए लाने का आदेश देती है, जिस पर द्रौपदी कहती है कि आप किसी दूसरी दासी को भेज दीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उस पर महारानी सुदेशना क्रोधित हो जाती है और द्रौपदी को कीचक के कक्ष में जाने के लिए विवश कर देती है। यहीं पर जो है द्रौपदी का जो मनोभाव है, जब कीचक के कक्ष में वो जाने लगती है, उस समय जो उसका मनोवैज्ञानिक जो वर्णन है कवि ने बहुत ही विलक्षण और स्वाभाविक तरीके से किया है। 5वां सर्ग जो है उसमें द्रौपदी कीचक के कक्ष में जाती है, जहाँ कीचक द्रौपदी को बलात् जो है
उस पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता है। द्रौपदी किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और छठा सर्ग है जो है उसमें बल्लभ बने भीम के पास, जो एक रसोइये के रूप में वहाँ है और उसका छद्म नाम है बल्लभ, बल्लभ रूपी भीम के पास जो है वो द्रौपदी रात में जाती है रसोई घर में जहाँ भीम सोया हुआ है, और वहाँ वो जाके रोने लगती है। तो भीम वहाँ जग जाता है और सातवें सर्ग में द्रौपदी को आने का कारण पूछता है, द्रौपदी को समझाता है। तो द्रौपदी फिर सारी बात बताती है। इस पर भीम बहुत क्रोधित हो जाता है और तत्क्षण कीचक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर द्रौपदी उसे रोकती है और समझाती है कि अगर हमारा भेद प्रकट हो गया तो अज्ञातवास की जो तपस्या है वो भंग हो जाएगी, और बृहन्नला बने अर्जुन से परामर्श करने का उसकी सलाह जो है वो द्रौपदी को देती है। और 8वें सर्ग में द्रौपदी और भीम बृहन्नला बने अर्जुन के पास जाते हैं और वहाँ मंत्रणा करते हैं। इस तरह सुबह हो जाता है और भीम अपने कक्ष में वापस आ जाता है। 9वें सर्ग में द्रौपदी कीचक को नृत्य कक्ष में आने का आमंत्रण देती है, जहाँ बृहन्नला बना अर्जुन उत्तरा को नृत्य सिखाता है। उसी कक्ष में वो रात में आने का आमंत्रण देती है कीचक को। और कीचक 10वें सर्ग में ये वर्णन है कि जब कीचक रात में वहाँ जाता है तो वहाँ भीम पहले से रहता है। वो भीम को द्रौपदी समझ लेता है, और जब वहाँ उसके पास जाता है तो भीम को देखकर भौंचक रह जाता है। दोनों में पहले वाक युद्ध होता है, फिर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और लड़ते लड़ते भीम कीचक को मार देता है, उसका वध कर देता है। इस तरह 10 सर्गों के साथ ये महाकाव्य जो है वो खत्म हो जाता है। तो 10 सर्गों में प्रत्येक सर्ग के अंतर्गत मुख्य मुख्य क्या क्या घटना है वो मैंने इसलिए बताया ताकि स्वप्रसंग व्याख्या लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये कीचक वध जो है उसको मैंने संक्षेप में आपको बताया। ये बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि जितनी बातें मैंने बताई, और इसमें क्या है, प्राचीनता और नवीनता का इसमें विलक्षण सामंजस्य हुआ है इस महाकाव्य के अंतर्गत। प्राचीनता में क्या क्या है, जो प्राचीन महाकाव्य की रचना प्रणाली जो थी उसको तो कवि ने अक्षरशः हूबहू अपनाया ही है, बल्कि बहुत ही संतुलित तरीके से अपनाया है। ऐसा नहीं कि एकावली परिणय की तरह कहीं भी घटना और कथा वस्तु में सामंजस्य नहीं हो। इसमें घटना और कथा वस्तु में सामंजस्य है। तो प्राचीन जो रचना प्रणाली थी महाकाव्य की परिपाटी की, उसका जो पैमाना था उन सब पर, जैसे मंगलाचरण, ऋतु वर्णन, विशालता, सर्गबद्धता, इन सब में तो जो है ये खरा उतरता ही है ये महाकाव्य। तो प्राचीनता का जो है ये एक परिपाटी को इसने अपनाया ही है, और नवीनता का भी संगम है। नवीनता भी इसमें है और मौलिकता है। नवीनता क्या है, तो अमित्राक्षर छंद का पहली बार प्रयोग महाकाव्य में मैथिली साहित्य में जो है अंग्रेजी के ब्लैंक वर्ड्स का कवि ने प्रयोग इसमें किया है, और इसको भी बहुत सहज तरीके से, बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत ही विलक्षण तरीके से इसका प्रयोग कवि ने महाकाव्य में किया है। तो नवीनता और प्राचीनता का ये संगम कवि ने इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। अब जो भी प्रश्न इस पर आपने देखा होगा कि प्रश्न जो भी आए हैं, बस जितनी बातें मैंने बताई हैं संक्षेप में, तो क्लास जब होगी तो मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इससे अगर प्रश्न आते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको लिख पाएंगे और आपको निश्चित ही अच्छे अंक आएंगे। तो
मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथिली लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट UPSC से संबंधित नए नए वीडियो इस पर आते रहेंगे। आप उससे लाभ उठाएं, और साथ ही अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन कक्षा चल रही है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे बहुत कम समय में आपको मैं अच्छी तैयारी करा दूंगा। और जहाँ तक मैथिली सीखने की बात है तो उसके लिए भी मैं अलग से 3-4 कक्षाएं चलाता हूँ। उसमें आपको मैथिली बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा लिखना। और जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में भी ऑनलाइन टेस्ट होता है मेरा, और ऑनलाइन टेस्ट में भी आप जो आंसर लिखेंगे मैं उसको अक्षर अक्षर चेक करता हूँ, और आपको जहाँ भी आप गलत लिखेंगे, आप त्रुटिपूर्ण शब्दों में लिखेंगे, मैं आपको ऑनलाइन ही रूबरू होकर के आमने सामने आपके उत्तर पुस्तिका को स्क्रीन पर रख करके मैं समझा दूंगा। और छात्र अक्सर जो है इस तरह से गलती करते हैं, एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं लेखन में, और मैं अगर बता देता हूं कि जहां वो ये गलती कर रहे हैं उसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, फिर उस छात्र उसको समझ लेते हैं। मैंने जो पहली बार रखा था मैथिली सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, हिंदी और जो नॉन मैथिल छात्र थे उनको मैंने मैथिली लेखन में सुधार करके, उनमें सुधार करवा कर फिर अच्छे से आंसर उनका लिखवाया परीक्षा में, और उनको सफलता मिली। तो मैथिली लिखना कोई भी दुरूह कार्य नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो मैथिली भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।